कहानी का नाम है अंतिम पत्ता। एक छोटी सी बस्ती वॉशिंगटन चौक के पश्चिम में स्थित है। इसकी आड़ी तिरछी गलियों के मकड़जाल में अन्य कई बस्तियां भी समाई हुई हैं। यह बस्तियां बेतरतीब फैली हुई हैं। कुछ स्थानों पर तो सड़क अपना ही रास्ता 2-3 बार काट जाती है। इस सड़क के बारे में एक कलाकार के हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ कि कागज, रंग व कैनवस का कोई कारोबारी यदि धन की वसूली करने वहां पहुंचे तो रास्ते में उसका सामना स्वयं से ही कई बार हो जाएगा और एक पैसा भी वसूल किए बिना उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। इस खंडित और अनोखी ग्रीनविच विलेज नामक बस्ती में संसार भर के कलाकार आकर इकट्ठा होने लगे। वे सभी उत्तर दिशा में खिड़कियां, 18वीं सदी की मेहराबें और छत पर बने कमरे सस्ते किराए पर खोज रहे थे। छठी सड़क से चंद कांसे के लोटे और टिन की तश्तरियां खरीद लाए और कुनबा बसा लिया। एक भवन के तीसरे माले पर सू और जॉन्सी का स्टूडियो था। जॉन्सी जोना का बिगड़ा स्वरूप था। एक मईन से आई थी और दूसरी कैलिफोर्निया से। दोनों की भेंट 8वीं सड़क के एक बेहद सस्ते होटल में हुई थी। दोनों की कला रुचि और खाने पीने की पसंद में इतनी साम्यता थी कि सामूहिक स्टूडियो की नींव पड़ गई। यह वाकया मई माह का था। नवंबर की शीत में एक गुमनाम अजनबी ने, जिसे डॉक्टर लोग निमोनिया कहते हैं, बस्ती में डेरा डालकर अपनी बर्फीली उंगलियों से लोगों को सताना आरंभ किया। पूर्वी इलाके में तो इस सर्वनाशी ने 20 लोगों की बलि लेकर कोहराम मचा दिया था, किंतु पश्चिम की संकरी गलियों वाले जाल में इसकी चाल कुछ मंद पड़ गई। मिस्टर निमोनिया स्त्रियों के प्रति भी कोई रियायत नहीं बरतते थे। कैलिफोर्निया की आंधियों में जिसका रक्त फीका पड़ गया हो, ऐसी किसी कृशकाय लड़की की इस भीमकाय फुफकारते दैत्य से कोई स्पर्धा तो नहीं थी। तथापि उसने जॉन्सी पर आक्रमण कर दिया। वह बेचारी खामोश अपने लोहे की खाट पर लेटी रहती और शीशे की खिड़की से सामने के ईंटों के मकान की सपाट दीवार को देखा करती। एक दिन उसका उपचार करने वाले बूढ़े डॉक्टर ने थर्मामीटर झटकते हुए सू को बाहरी बरामदे में बुलाकर कहा, उसके जीने की उम्मीद 100 पैसे में 16 पैसे है, और वह भी तब यदि उसके जीने की इच्छा बनी रहे। जब लोगों के दिल में जीने की आरजू ही नहीं रहती और वे मौत का सामना करने को तत्पर हो जाते हैं, तो उनका उपचार कोई भी नहीं कर सकता। इस लड़की के दिमाग में यह बात बैठ गई कि अब वह स्वस्थ नहीं होगी। क्या उसके दिल पर कोई बोझ है? सू बोली, और तो कुछ नहीं, किंतु किसी रोज नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाने की उसकी प्रबल इच्छा है। मैं पूछ रहा था कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा प्रलोभन शेष है जिससे जीने की इच्छा जागृत हो, जैसे कोई नौजवान? बिच्छू के डंग जैसी चुपती आवाज में सू बोली, नौजवान? पुरुष और प्रेम? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं। डॉक्टर ने कहा, तमाम बुराई की जड़ यही है। डॉक्टरी विद्या के मुताबिक जो भी मुझसे संभव है उसे किए बिना नहीं रहूंगा, किंतु जब कोई रोगी अपनी अर्थी के संग चलने वालों की गिनती करने लग जाता है, तब औषधियों की ताकत आधी रह जाती है। यदि तुम उसके जीवन में कोई प्रलोभन पैदा कर सको जिससे वह आगामी सर्दियों में प्रचलित होने वाले वस्त्रों के फैशन के बारे में बात करने लगे, तो उसकी जीने की उम्मीद कम से कम 2 गुना बढ़ जाएगी। डॉक्टर के जाने के पश्चात सू अपने कक्ष में गई और आंसू बहाकर अनेक रुमाल निचोड़ने लायक कर दिए। तनिक देर बाद चित्रकारी का तामझाम लेकर वह सीटी बजाती हुई जॉन्सी के कक्ष में पहुंची।
जॉन्सी चादर ओढ़े बिना हरकत किए खामोशी से खिड़की की तरफ देख रही थी। उसे निद्रा में जानकर सू ने सीटी बजानी बंद कर दी। तख्ते पर कागज लगाकर वह किसी पत्रिका की कथा के लिए कलम स्याही से एक चित्र बनाने बैठी। नए उभरते कलाकारों को कला की मंजिल तक पहुंचने हेतु पत्रिकाओं के लिए तस्वीर बनानी ही होती है। जैसे साहित्य की मंजिल तक पहुंचने के लिए नवोदित लेखकों को पत्रिकाओं हेतु कहानियां लिखनी पड़ती है। जैसे ही सू एक अश्वारोही सरीखा ब्रिजेस धारण किए, एक आंख पर चश्मा लगाए गडरिये की तस्वीर की रेखाएं बनाने लगी कि उसे एक मध्यम सी आवाज बार बार सुनाई दी। वह शीघ्र ही जॉन्सी के बिस्तर के करीब गई। जॉन्सी की आंखें खुली थी। वह खिड़की के बाहर झांक रही थी और कुछ गिन रही थी, लेकिन वह उल्टी गिनती कर रही थी। वह बोली 12, फिर कुछ देर पश्चात 11, फिर 10 और 9 और एक खुला वीरान चौक या 20 फुट दूर ईंटों के मकान की सपाट दीवार। पुरानी ऐठी हुई जड़ें निकली। सदाबहार की बेल दीवार की आधी ऊंचाई तक चढ़ी हुई थी। शिशिर की ठंडी हवा ने उसके जिस्म की पत्तियां तोड़ ली थी और उसकी सूखी शाखाएं उन टूटी फूटी ईंटों से चिपट रही थी। सू ने पूछा, क्या है जॉन्सी? बेहद धीमे स्वर में जॉन्सी बोली, 6। अब वे शीघ्रता से गिर रही हैं। 3 दिन पूर्व वहां लगभग 100 थी, जिन्हें गिनते गिनते सर दर्द करने लगता था। वह एक और गिरी। अब रही महज 5। 5 क्या जॉन्सी, 5 क्या? मुझे तो बता। पत्तियां, उस बेल की पत्तियां। जिस समय अंतिम पत्ती गिरेगी मैं भी चली जाऊंगी। मुझे 3 दिन से इसका आभास है। क्या डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया? बेहद रूखे स्वर में सू ने शिकवा किया, ओह, इतनी मूर्खता तो कहीं नहीं देखी। तेरे स्वस्थ होने का इन पत्तियों से क्या रिश्ता है? तू उस लता से प्रेम करती थी, क्यों? इसलिए? पाजी, अपनी मूर्खता बंद कर। अभी प्रातः ही तो डॉक्टर ने बताया था तेरे जल्दी से स्वस्थ होने की उम्मीद। ठीक, किन शब्दों से कहा था? हाँ, कहा था उम्मीद 100 पैसे में 80 पैसे बराबर है। और न्यूयॉर्क में जब हम किसी टैक्सी में बैठते हैं या किसी नए घर के टिकट से गुजरते हैं, तब भी जीने की उम्मीद इससे ज्यादा नहीं रहती। अब थोड़ा शोरबा पी ले और अपनी सू को चित्र बनाने दे, ताकि उसे संपादक के हाथों बेचकर वह तेरे लिए कुछ दवा दारू और स्वयं के पेट के लिए कुछ भोजन ला सके। अपने नेत्रों को खिड़की के बाहर टिकाए जॉन्सी बोली, तुम्हें अब मेरे लिए कुछ लाने की आवश्यकता नहीं। वह एक और गई। नहीं, मुझे सूप की भी आवश्यकता नहीं। अब महज 4 रह गईं। अंधकार होने से पूर्व उस अंतिम पत्ती को गिरते हुए देख लूं, बस फिर मैं चली जाऊंगी। सू उस पर झुकती हुई बोली, प्रिय जॉन्सी, तुझे प्रण करना होगा कि तू आंखें बंद करेगी और जब तक मैं काम कर रही हूं खिड़की के बाहर नहीं झांकेगी। कल तक ये चित्र पहुंचा देना है। मुझे प्रकाश की आवश्यकता है, अन्यथा अभी खिड़की बंद कर देती। जॉन्सी ने शुष्कता से पूछा, क्या तुम कहीं और बैठकर तस्वीर नहीं बना सकती? सू ने कहा, मुझे तेरे नजदीक ही रहना चाहिए। मैं तुझे उस लता की ओर देखने देना नहीं चाहती। किसी गिरी हुई प्रतिमा की भांति अचल और श्वेत अपने नेत्र बंद करती हुई जॉन्सी बोली, काम समाप्त होते ही मुझे बता देना, क्योंकि मैं उस अंतिम पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। इंतजार करते करते मैं हैरान हो गई हूँ। सोचते सोचते थक गई हूँ। अब अपनी प्रत्येक पकड़ को ढीला छोड़ना चाहती हूँ।
और उन बेचारी अलग हुई पत्तियों की भांति तैरती हुई नीचे और नीचे चली जाना चाहती हूँ। सू बोली, नींद लेने की कोशिश कर। मैं खान के श्रमिक का मॉडल बनने के लिए बहरमैन को बुलाती हूँ। अभी 1 मिनट में आई। जब तक मैं ना आऊं तो हिलना मत। वृद्ध बहरमैन उनके नीचे ही एक कमरे में रहता था। वह भी चित्रकार था। उसकी उम्र 60 वर्ष से भी ज्यादा थी। उसकी दाढ़ी माइकल एंजेलो की तस्वीर के मोजेस की दाढ़ी की भांति किसी बदशक्ल बंदर के सर में किसी भूत के जिस्म तक फहराती प्रतीत होती थी। बहरमैन एक नाकाम कलाकार था। 40 वर्षों से वह कला साधना कर रहा था, किंतु अभी तक अपनी कला के चरण भी स्पर्श नहीं कर सका था। वह प्रत्येक तस्वीर को बनाते वक्त यही सोचता था कि यह उसकी बेमिसाल कृति होगी, किंतु कभी भी वैसी बन नहीं पाई। पिछले कई वर्षों से उसने व्यावसायिक या विज्ञापन चित्र बनाने के अलावा यह पेशा ही त्याग दिया था। उन नौजवान कलाकारों के लिए मॉडल बनकर, जो किसी पेशेवर मॉडल की कीमत नहीं चुका सकते थे, वह आजकल अपना गुजारा करता था। वह आवश्यकता से अधिक शराब पी लेता और अपनी उस उत्कृष्ट कृति के बारे में अनगल बोलता रहता जिसके स्वप्न वह संजोता आया था। वैसे वह बहुत खतरनाक वृद्ध था, जो नर्म व्यक्तियों का मखौल उड़ाता और अपने को इन दोनों युवा कलाकारों का पहरेदार समझा करता था। सू ने बहरमैन को अपने अंधकारपूर्ण अड्डे में मौजूद पाया। उसमें से बेर की पुरानी गुठलियों सी महक आ रही थी। एक कोने में वह कोरा कैनवस खड़ा था, जो उसकी उत्कृष्ट रचना की प्रथम रेखा का चुंबन पाने का 25 वर्षों से इंतजार कर रहा था। उसने वृद्ध को बताया कि कैसे जॉन्सी उन पत्तों के संग अपने पत्ते जैसे कोमल शरीर का नाता जोड़कर उनके सामने बह जाने की डरावनी कल्पना करती है और सोचती है कि उसकी गिरफ्त संसार पर ढीली हो जाएगी। बहरमैन ने इन मूर्ख कल्पनाओं पर क्रोध से आंखें निकालकर अपनी बेरुखी व्यक्त की। क्या कहा? क्या अभी तक संसार में ऐसे अहमक भी हैं जो महज इस कारण कि एक उखड़ी हुई लता से पत्ते झड़ रहे हैं अपनी मौत की कल्पना कर लेते हैं? मैंने तो ऐसा नहीं सुना। मैं तुम्हारे जैसे मूर्ख के लिए कभी मॉडल नहीं बन सकता। तुमने उसके जहन में इस बात को घुसने ही कैसे दिया? अरे बेचारी जॉन्सी, सू बोली। वह बीमारी से बेहद कमजोर हो गई है और बुखार की वजह से उसके दिमाग में ऐसी विचित्र कलुषित कल्पनाएं जाग उठी हैं। अच्छा, तुम यदि मेरे लिए मॉडल नहीं बनना चाहते तो ना बनो। हो तो आखिर परले दर्जे के सरफरे ही। इसने कहा कि मैं मॉडल नहीं बनूंगा। चल, मैं तेरे संग चलता हूँ। आधे घंटे से यहीं तो झीक रहा हूँ कि भाई चलता हूँ, लेकिन एक बात बोलूं, ये जगह जॉन्सी जैसी भली लड़की के मरने लायक नहीं है। किसी दिन जब मैं अपनी सर्वोत्तम कलाकृति बना लूंगा, तब हम सभी यहाँ से चले जाएंगे, समझी? हाँ। जब वे ऊपर पहुंचे तो जॉन्सी सो रही थी। सू ने खिड़कियों के पर्दे डाल दिए और बहरमैन को दूसरे कमरे में ले गई। वहां से उन्होंने डरी हुई नजर से खिड़की के बाहर उस लता की ओर देखा। फिर उन्होंने एक भी शब्द बोले बिना एक दूसरे की तरफ देखा। अपने साथ बर्फ लिए ठंडी वर्षा लगातार बरस रही थी। एक केतली को उल्टा करके उस पर नीली कमीज में बहरमैन को बिठा दिया ताकि चट्टान पर बैठे हुए किसी खान के श्रमिक का मॉडल बन जाए। निद्रा के पश्चात जब अगले दिन प्रातः सू की आंखें खुली तो उसने देखा जॉन्सी जड़ होकर खिड़की के हर पर्दे की तरफ आंखें फाड़कर घूर रही है। बुदबुदाहट के लहजे में उसने आदेश दिया,
पर्दा उठा दे, मैं देखना चाहती हूँ। विवश होकर सू को आदेश मानना पड़ा। लेकिन यह क्या? रात भर वर्षा, आंधी तूफान और बर्फ गिरने के बाद भी ईंटों की दीवार से लगी हुई उस लता में एक पत्ती मौजूद थी। अपने डंठल के पास कुछ गहरी हरी, किंतु अपने किनारों के इर्द गिर्द थकान और झड़ने की आशंका लिए पीली पीली। वह पत्ती जमीन से कोई 20 फुट ऊंची अभी तक अपनी डाली से चिपकी हुई थी। जॉन्सी बोली, यही अंतिम है। मैंने सोचा था कि वह रात्रि में अवश्य ही गिर जाएगी। मैंने तूफान की ध्वनि भी सुनी। खैर, कोई बात नहीं, यह आज अवश्य गिर जाएगी और उसी वक्त मैं भी मर जाऊंगी। तकिए पर अपना चेहरा झुकाकर सू ने झिड़का, क्या कहती है पगली? अपनी नहीं तो कम से कम मेरी तो सोच, मैं क्या करूंगी? किंतु जॉन्सी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस संसार की सर्वाधिक अकेली चीज यह आत्मा है। जब वह अपनी रहस्यमय यात्रा पर जाने की तैयारी में होती है, जैसे जैसे संसार और मित्रता से बांधने वाले उसके बंधन कमजोर पड़ते गए, वैसे वैसे ही उसकी कल्पना ने उसे ज्यादा जोर से जकड़ना आरंभ कर दिया। दिन गुजर गया और शाम की क्षीण रोशनी में भी दीवार से लगी हुई लता से लटका हुआ वह पत्ता उन्हें नजर आता रहा। किंतु तभी रात्रि गहराने के साथ हवाएं फिर बहने लगी और वर्षा की बौछारें खिड़की से टकराकर छज्जे पर बहने लगी। प्रकाश होते ही निर्दयी जॉन्सी ने हुक्म दिया कि पर्दे उठा दिए जाएं। बेल में पत्ती अब भी मौजूद थी। जॉन्सी बहुत समय तक उसी को निरंतर देखती रही। उसने सू को पुकारा, जो चौके में स्टोव पर चिकन सूप बना रही थी। जॉन्सी बोली, सू, मैं बेहद बुरी लड़की हूं। प्रकृति की किसी शक्ति ने उस अंतिम पत्ती को वहीं रोककर मुझे यह जता दिया कि मैं कितनी दुष्ट हूं। इस प्रकार मरना तो पाप है। या मुझे तनिक सूप दे और कुछ दूध में जहर मिलाकर दे। नहीं, उससे पहले मुझे जरा दर्पण दे और मेरे सिरहाने कुछ तकिए भी लगा दे, ताकि मैं बैठे बैठे तुझे खाना बनाते हुए देख सकूं। लगभग 1 घंटे पश्चात वह बोली, सू, मुझे प्रतीत होता है कि मैं कभी न कभी नेपल्स की खाड़ी का चित्र अवश्य बनाऊंगी। संध्या को वह डॉक्टर साहब पुनः आए और तब सू कुछ बहाना बनाकर उनसे बाहर जाकर मिली। सू के दुर्बल कांपते हाथों को अपने हाथों में लेकर डॉक्टर ने कहा, अब संभावना 50% मानी जा सकती है। यदि सेवा ठीक से हुई तो तुम जीत जाओगी। अब मैं नीचे की मंजिल पर एक अन्य रोगी को देखने जा रहा हूं। क्या नाम है उसका? बहरमैन। संभवतः कोई कलाकार है। निमोनिया हो गया है। बेहद दुर्बल है। बचने की कोई उम्मीद नहीं। आज उसे अस्पताल भिजवा दूंगा। वहां आराम अधिक मिलेगा। अगले दिन डॉक्टर ने सू से कहा, जॉन्सी अब खतरे से मुक्त है। तुम जीत गई। अब तो महज पथ्य और देखरेख की आवश्यकता है। उस दिन शाम को सू जॉन्सी के पलंग के करीब आकर बैठ गई। वह नीली ऊन का एक बेकार सा गुलूबंद बुन रही थी। उसने तकिए के उस तरफ से अपनी बाह सू के गले में डाल दी। सू कह उठी, तुझे एक बात बतानी है। आज प्रातः अस्पताल में बहरमैन की निमोनिया से मौत हो गई। वे महज 2 रोज बीमार रहा। परसों प्रातः ही चौकीदार ने उसे अपने कमरे में दर्द से तड़पता पाया था। उसके कपड़े, यहाँ तक कि जूते भी भीगे हुए और बर्फ के समान ठंडे हो रहे थे। कोई नहीं जानता था कि ऐसी भयानक रात में वह कहाँ गया था, किंतु उसके कक्ष में
एक जलती हुई लालटेन, एक नसैनी, 2-4 ब्रश और फलक पर कुछ हरा और पीला रंग मिलाया पड़ा था। तने खिड़की से बाहर तो झांक, दीवार के पास की उस आखिरी पत्ती को देख। क्या तुझे कभी हैरानी नहीं हुई कि इतने आंधी और तूफान में भी वही पत्ती हिलती डुलती क्यों नहीं? प्रिय सखी, ये बहरमैन की उत्कृष्ट कलाकृति थी। जिस रात वह अंतिम पत्ती गिरी, उसी रात उसने इसे बनाया था।